ओके। हेलो। जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है कृषा आईएएस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। तो जैसा कि जनरल साइंस की लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास आपको दी थी। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की यानी विद्युत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जनरल साइंस में फिजिक्स का। ईपीएफओ के लिए, ईपीपीसीएस अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को, और बीपीएससी 69 प्रीलिम्स जो आने वाला है, और यूके पीसीएस भी होने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूके पीसीएस, ये इन चारों एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इस लेक्चर को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो पिछला टॉपिक था, जो उसके हिसाब से जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था थ्योरी, उसके बेसिस पे थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल्स या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन फिल्टर किए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन फिल्टर हुआ है जो कि इन 4 एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप देखें, पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखिए, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपको वॉट देखते ही आपको पता होना चाहिए कि वॉट किसकी एसआई यूनिट है। वॉट है पावर की एसआई यूनिट। तो पावर आपको गिवन है, पावर की एसआई यूनिट होती है 100 वॉट, दिया हुआ है। एसआई यूनिट होती है पावर की। इज यूज फॉर 10 आवर, टाइम आपको दिया है 10 घंटे के लिए, टाइम आपको दिया है 10 आवर, और आपको प्राइस दिया है 5 रुपीज पर यूनिट। तो बताइए कितना बिजली का बिल आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आप निकालते हैं, ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, कमर्शियल यूनिट जो बिजली का बिल होता है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई इज इक्वल टू पी इंटू टी। यहाँ पे ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको याद ये रखना कि जो पावर है वो हमेशा हम किलो वॉट में लेंगे, और टाइम को किस में लेंगे, आवर्स में। अब यहाँ पे पावर वॉट में दिया, तो किलो वॉट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 100/1000 कर देना है, और कितने घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, मतलब 1 यूनिट बिजली का बिल आया, या 1 यूनिट किलो वॉट आवर। 1 यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपये, तो उसमें हम 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ गया 5 रुपीज बिजली का बिल आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। यूपीपीसीएस का सवाल है ये, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी है। आप इसको भी आराम से कर सकते हैं, इसको मैंने कराया था। इसका ऑप्शन है सी, 10 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कराया था लास्ट क्लास में, 3 वाला कराया था, ठीक है। इसको मैं फिर से कर देता हूँ। इसको लास्ट क्लास में यही कराया था, इसका 10 यूनिट आया था ऑप्शन, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। कह रहे 5 बल्ब है आपके पास, और हर बल्ब कितना है, 100 वॉट का। तो आपके पास पावर दिया है 100 वॉट का, ठीक है। और रोज वो 20 घंटे चलता है, टाइम कितना है, 20 आवर। टाइम कितना दिया है, 20 आवर। टाइम कितना है, 20 आवर है। तो एक बल्ब का अगर हम निकालें कि एक बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ई इज इक्वल टू निकालेंगे हम लोग पी इंटू टी, यानी कि 100/1000। 1000 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें किलो वाट में लेना है, इंटू 20। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ गया 2 यूनिट। ऐसे कितने बल्ब हैं, ऐसे 5 बल्ब हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 यूनिट बिजली का बिल आएगा। 1 यूनिट का कितना दाम है, पैसा दिया हुआ है यहाँ पे नहीं, केवल यूनिट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन हो गया सी, 10 यूनिट, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, पेट मतलब रिपीट होता है कि 1 किलोवाट में कितने बराबर होता है। तो बहुत आसान है, देखिए। वैसे इसका याद रख लिएगा आंसर हमेशा, 3.6, तो दोनों सेम ही सेम है, तो ये इसको कर लीजिए, 8 कर लीजिए, तो ऑप्शन इसका ए बनेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट जो होता है कमर्शियल यूनिट, वो जूल में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। बात करें ये कहाँ से आया है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया है ये।
आपको इसका थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा देता हूँ मैं। क्या है 1 किलोवाट आवर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 किलोवाट एनर्जी कितने घंटे के लिए, फॉर 1 आवर के लिए। अब 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। अगर इस फॉर की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दें तो ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 3600, यानी कि बात करें हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10⁵ लिख सकते हैं, और यूनिट आ गया जूल। एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶। यही था आपका क्वेश्चन जो आया था कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। ये भी आपका यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस का सवाल है। तो 3 एग्जाम में ये पूछा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्वेश्चन है। आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सेम सेम है, आपको पी दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन फिल्टर किए गए हैं जो कि प्रीवियस किसी पेपर में जरूर आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में। इसमें भी आप देखिए पी दिया हुआ आपको, ये भी आप कर सकते हैं। पी दिया है 100 वाट, ठीक है। टाइम दिया है आपका 4 घंटे, आपको ई निकालना है, ठीक है। बहुत आसान है, इसके लिए आप पी इंटू टी कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0.4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आपसे, यहाँ से आप यूनिट भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी एसआई यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसी को 1 कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बिल, कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, किस पे मेजरमेंट होता है। यहाँ पे सवाल आपको देखना, बिल पूछा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट बोलता तो अम्पेयर होता, बट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बिल बोला, और बिल किस में निकालते हैं, वॉट में, ठीक है। जैसे आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है, फ्रिज है, पंखा है, टीवी है, तो उसमें वॉट होता है कि कितना वॉट वो कंज्यूम कर रहा है, उसके हिसाब से बिजली का बिल आता है। वोल्टेज किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है। और वॉट आपका पावर का ऐसा यूनिट हो गया, और ओम आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन है इसमें थोड़ी देर में हम और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको फिल्टर करके लाया गया है, ठीक है। डायनमो पे क्वेश्चन है, टरबाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है। एक सवाल देखिए, कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, क्या होता है, देयर इज अ नो हीट लॉस। देखिए जब भी एनर्जी कन्वर्ट होता है कोई लॉस नहीं होता हीट का, इसका एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म होता है, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो क्या होता है, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। इसमें फराडे लॉ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसमें आपका आएगा फराडे लॉ, फराडे लॉ। तो देखिए ये दोनों तो नहीं करता है, एमीटर भी नहीं करता है, ऑप्शन होगा सी, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें थोड़ी सी जानकारी होती है, उससे हम एलिमिनेट करके बेस्ट अप्रोचेबल जो आपका, जैसे इसमें मेरे को करेक्ट नहीं पता था डायनमो, तो मैंने क्या किया, हमने कहा वोल्ट मीटर तो होता नहीं है, ये तो पोटेंशियल नापता है, इलेक्ट्रिक मोटर तो डिवाइस है। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ऐसी मैग्नेटिक चीज प्रॉपर्टी क्रिएट होती है किससे, मैग्नेट के से। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता देता हूँ। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें दो वर्ड याद रखिएगा, तीन वर्ड है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, इंडक्शन मतलब जो प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मैं समझाता हूँ क्या प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपने कोई कॉयल ले लिया, मान लीजिए ऐसे कोई कॉयल है, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया,
गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो है वो वीक करंट को नापता है, साथ ही साथ करंट के डायरेक्शन को भी बताता है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर होता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? ये आपके एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है, गैल्वेनोमीटर दो चीज करता है, एक तो आपको इंड्यूस करंट के बारे में बताता है, दूसरा इसके डायरेक्शन के बारे में भी बताता है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों ही बताता है। तो अभी देखिए कोई पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई मैग्नेट जो है वो इसके करीब लाते हैं, मान लीजिए हम इस तरह से मूव कराते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। और अगर हम इसी बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा। अब इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से जो बात समझ में आती है वो ये कि कहीं ना कहीं इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये करंट मैग्नेट की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? मैग्नेट की वजह से। तो कहा जाता है कि मान लीजिए ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है। तो मैग्नेटिक, जब मैग्नेट को हम ले जाते हैं और ले आते हैं, तो मैग्नेट से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड निकलने की वजह से इस सर्कुलर कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। ऐसा लॉरेंस लॉ कहता है। क्या कहता है? लॉरेंस लॉ कहता है। फराडे और लॉरेंस लॉ, दो लॉ है। तो पूछा जाता है कि आपको फराडे लॉ और लॉरेंस लॉ क्या है? फराडे और लॉरेंस लॉ। लॉरेंस लॉ जो है, लॉरेंस लॉ है वो डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और फराडे क्या बताता है कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। दो लॉ है फराडे का, ठीक है। इसी को हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा कि आप एक कॉइल लाइए, सॉलिनॉइड लाइए, मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, तो ऐसे बनाते हैं, बेटर होगा। ये आपका एक कॉइल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस होगा इस तरह से, आई करंट इसमें जाएगा। अब जब आई करंट इसमें जाएगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा कॉइल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे हम एक और कॉइल रख देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा के। तो होगा क्या, इसके मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए इससे एक मैग्नेटिक फील्ड तो निकलेगी, करंट जा रहा है तो इससे मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो एक निकलेगी, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में ये जो हमारा कॉइल है इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। और इस ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, इस तरह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग इंड्यूस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। ऐसा किसने कहा था? ऐसा जो है फराडे साहब ने बताया था, फराडे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट को कैसे मैप कराया। तो चलिए आपको कॉन्सेप्ट पे भी आ जाते हैं, पीडीएफ पे आते हैं अपने। लेट्स कम टू द वर्क पीडीएफ पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो क्वेश्चन आया था उसी की थ्योरी यहाँ पे मैंने लगाई है कि फराडे ने, ठीक है, फराडे ने 1831 में डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? फराडे in 1831 discovered that whenever मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सर्कुलर कॉइल से पास करती है तो उसके अंदर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है? जनरेट करती है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट में बी चेंज इन अ नंबर ऑफ वे। फराडे का दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, when the magnetic flux through the circuit is changing, an induced EMF is set up whose magnitude at any instant is equal to the negative rate of change of magnetic, ठीक है। ये फराडे का पहला नियम कहता है। फराडे के पहले नियम को हम लोग न्यूमन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या दिया था इन्होंने कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आपका होगा क्या? डी फाई अपॉन डी टी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो बी आई
एल, ठीक है, BIL, बिल भी वैसे बोलते हैं याद रखने के लिए कि जो इंड्यूस EMF होगा वो बिल होगा, यानी कि B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर इंड्यूस करंट, L फॉर लेंथ, इंड्यूस करंट, L फॉर लेंथ एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो दो नियम है फैराडे के, ठीक है। दूसरे वाले को जो डायरेक्शन बताता है उसको हम लोग क्लेरेंस लॉ बोलते हैं। स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, क्लेरेंस लॉ, ठीक है। ये प्रिंसिपल केस, ये डायनमो, देखिए मैंने आपको बताया था डायनमो और ट्रांसफार्मर, इनमें यूज किया जाता है फैराडे के नियम और या फैराडे के सिद्धांत। वही यहाँ यही से क्वेश्चन आपके यूपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। यूपीसीएस में पूछा गया था, तो जो भी बच्चे पहले हमसे जुड़े हुए थे, पढ़ रहे थे, उनको ये PDF ऑलरेडी प्रोवाइड की गई थी, तो यूपीसीएस का वो क्वेश्चन वो लगा लिए होंगे, ठीक है। अभी मैं 2020 का पेपर एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें भी पूछा गया था कि अलार्म क्लॉक में कौन सी मतलब बैटरी है, वो जो एम्बुलेंस में लगा होता है, सर्विलांस जो होता है, उसमें कौन सी बैटरी यूज़ करती है। तो बैटरी का टॉपिक अभी हम कराते हैं, बैटरी कितने तरह के होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उनके SI यूनिट है, मैंने लिस्ट बनाया है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होता है, और सिंबल दिया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ओम मीटर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, मोहो जिसको भी कहते हैं, सीमन में बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के साइन। किरचॉफ लॉ बाद में बताते हैं। अगेन सम SI यूनिट, इलेक्ट्रिकल चार्ज का कूलम्स होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, और कैपेसिटेंस का होता है फैरेड F, ठीक है। क्योंकि फैरेड बड़ी यूनिट है तो उसकी दो यूनिट होती है, माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड, माइक्रो फैरेड एंड पीको फैरेड, ये पूछा गया है दोनों कन्वर्जन। ये है आपका माइक्रो फैरेड, माइक्रो फैरेड, और ये है आपका पीको फैरेड। तो 1 पिको फैरेड पूछा गया था, 1 पिको फैरेड होता है 10⁻12 फैरेड, ठीक है। ये ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, किसकी, कैपेसिटेंस की, कंडेंसर की कितनी कैपेसिटी होती है चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। पढ़े होगे तुम तो, साइंस स्ट्रीम में थे तुम, हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस को, तुम्हारा मीडियम इंग्लिश था, तब तो ठीक है। कैपेसिटेंस, ठीक है। यह क्या कहता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो किसी भी कैपेसिटर में कितना वोल्टेज जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन एट अ चार्ज इट्स पोटेंशियल राइजेस इन अ प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, संधारित, कैपेसिट, कठिन ही है, आसान है, ये अंग्रेजी आसान है, ठीक है। दैट इज साइंस, साइंस हिंदी में कठिन है, इंग्लिश में ईजी है, बट अब ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। मैं एक संस्था में पढ़ाता था, बहुत बड़ी संस्था है, SSC की और मतलब बाकी एग्जाम की, सिविल सर्विस, तो वहाँ पे बच्चे हिंदी मीडियम के थे, तो हिंदी मीडियम में साइंस, और हिंदी मीडियम में साइंस कठिन है, बायो भी बहुत कठिन है, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा आसान है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलूँगा मैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन एब्सिक एसिड, तो इंग्लिश ज़्यादा आसान है। तो जो भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो अपने टर्मोलॉजी को अपडेट कर लीजिए, इंग्लिश में अपने आप को मोल्ड कर लीजिए, जो भी विज्ञान या साइंस, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। मैंने ऐसा अनुभव किया है पढ़ाते पढ़ाते, 7 साल से मैंने जो पढ़ा है, जिन बच्चों को पढ़ाया, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, उनको भी ये सिखाया है कि आप इंग्लिश में अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। सेल की बात करें तो सेल, सेल से क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। सेल दो तरह के सेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए वैसे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है, दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टिक सेल के बारे में। वोल्टिक सेल क्या, वही डिवाइस, मैंने आपको बताया था सेल क्या होता है, सेल या बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज के पास लाते हैं, तो जो रेट ऑफ वर्क डन करते हैं वो आपका पोटेंशियल होता है। इस पोटेंशियल को करता है आपका सेल। तो वोल्टिक सेल आपको याद रखिएगा, प्रोफेसर एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको बनाया था 1799 में। इसमें कॉपर रॉड और एनोड रॉड थी, ठीक है। कॉपर, कॉपर की जो रॉड थी वो आपकी एनोड थी, और कैथोड की जो रॉड थी वो जिंक की थी, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया था वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भरा गया था। इसकी EMF थी 1.08। तो ऐसे कंटेनर था, ये कंटेनर है, इसमें आपका कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, तो
ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक एनोड को पॉजिटिव वाले को कॉपर का बनाया गया, इसको जिंक का बनाया गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइटेड सोल्यूशन भर दिया गया जो कि H2SO4 का था। फिर इसको आप सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, लेक्लांचियस सेल, ये पूछा गया था अभी 2020 का मैं पेपर देख रहा था, 2020 का मैं पीसीएस का पेपर अभी एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक अलार्म में कौन सा, या सायरन, एक पेपर में सायरन पूछा था, कौन सा यूज करते हैं, तो लेक्लांचियस सेल। अच्छा, लेक्लांचियस सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम, सॉरी अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। इसमें आपका जिंक रॉड होता है कैथोड का, और कार्बन रॉड को एक मिक्सचर के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भर दिया जाता है। और आपके घरों में जो डिवाइस यूज़ होता है ड्राई सेल वगैरह, अरे फ़ोन का, उसमें मोबाइल में या रिमोट में, उसमें ड्राई सेल होता है जो चार्ज करते हैं इसको। जैसे इस माइक में जो लगा होगा वो ड्राई सेल है, इस माइक में कौन सा लगा है? ड्राई सेल लगा है। तो ड्राई सेल में एक जिंक कंटेनर होता है, ठीक है, वो कैथोड होता है, और एनोड होता है आपका कार्बन। इसकी EMF होती है 1.5। ड्राई सेल का यूज़ टॉर्च, ट्रांजिस्टर और रेडियो में किया जाता है। ड्राई सेल में जिंक कंटेनर होता है, और जिंक कंटेनर के अंदर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी होता है। तो जिंक कंटेनर के अंदर ये पेस्ट भरा जाता है। तो कभी आपने देखा होगा बैटरी फूल जाती है, तो वो फूलती किस वजह से है? ये जो सॉल्ट भरा गया है अमोनियम क्लोराइड, वो सॉल्ट फूल जाता है। पहले नोकिया की बैटरी में आप देखे होंगे, या जो भी बैटरी आती है रिमूवल जो बैटरी होती है, वो यही है, फूल जाती है बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? इसमें केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस से जनरेट होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चार्जेबल बैटरी। ठीक है, जो बैटरीज होती हैं, जो सेल होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? E-V/I, जहाँ पे E उसका EMF होता है, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा EMF से कम होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग ये PDF पढ़ रहे थे, इसमें हमने थाल्स वगैरह बताई थी। बाकी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसी से एसोसिएटेड था। ठीक है, ये कूलम्स लॉ मैंने आपको बता दिया था, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में मैंने बता दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E = F/Q। F मतलब आपका जो फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल एनी अदर पॉजिटिव चार्ज टेस्ट इज केप्ट एट एनी पॉइंट। जितनी फोर्स से वो उस चार्ज को, कोई भी चार्ज किसी भी दूसरे चार्ज को कितनी फोर्स से खींच रहा है, उसको धकेल रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो F/Q होता है, जहाँ पे F आपका न्यूटन हो गया था। ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो न्यूटन पर कूलम आपका होगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ जो सरफेस होता है, या जो एरिया होता है जिसपे वो फील्ड या वो फोर्स आपको महसूस होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, चालक कुचालक है तो मैंने आपको बता दिया था। सेमीकंडक्टर में नाम याद रखिएगा, पूछ लेता, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कैसे डिवाइड, ये सर्टेन टेम्परेचर और उस पर कंडीशन पे बिहेव करते हैं, चालक जैसे और कुचालक जैसे, दोनों जैसा बिहेव करते हैं, उनको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बता ही दिया था, इसका हिंदी भी मैंने यहाँ पे लिखा है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विद्युत विभव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी होता है विद्युत विभव, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। ठीक है, वोल्ट मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, दो तरह की सेल होती है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो वोल्टिक सेल, ये सब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पढ़ रहे थे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये तो समझ आ गया कि किसी भी सर्किट में ये बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स, तो ओम्स लॉ का सिद्धांत क्या कहता है? ओम्स लॉ का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर हम टेम्परेचर, हेलो सिमरन यादव, हेलो बेटा क्या हाल है? अगर हम बात करें किसी भी सर्किट में जो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, यानी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट
टेम्परेचर। अच्छा, ओम्स लॉ को करने के लिए जिस वायर का यूज़ किया जाता है ये पूछा जाता है, तो निक्रोम वायर यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, निक्रोम की वायर। और निक्रोम क्या है? मेटल एलॉय है, मेटल एलॉय। तो मेटल एलॉय ही क्यों किया गया? क्योंकि मान लीजिए अगर टेम्परेचर हम चेंज भी करते हैं तो टेम्परेचर के चेंज करने से भी रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ है थोड़ी देर में भी आएगा। ओम्स लॉ ने कहा था कि किसी भी कंडक्टर, मान लीजिए ये हमने निक्रोमियम का वायर ले लिया, ठीक है, ये निक्रोमियम का वायर ले लिया और हमने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग ली गई। क्या रीडिंग ली गई? ये जो बैट सेल लगाया गया है, पहले मान लीजिए हमने कुछ ऐसे लगाया, वी और आई की रीडिंग ली गई। मान लीजिए पहले 5 वोल्ट की हम सेल लगाते हैं और अगर हम इसमें करंट मेजर करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एम मीटर लगा लिया हमने, तो हमें करंट मिलता है मान लीजिए 1 एम्पेयर। मैं एक रैंडमली बात कर रहा हूँ ऐसे ही। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर 5 वोल्ट का लगा दिया, मतलब 10 वोल्ट का लगा दिया, तो हमें करंट मिला 2 एम्पेयर। तो हमने ये देखा कि सर्किट में, अगर हम किसी भी सर्किट में, हमने ये देखा कि किसी भी सर्किट में V अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात से I भी बढ़ रहा है। जिस अनुपात से, जिस रेशियो से हम V को इंक्रीज कर रहे थे यानी पोटेंशियल को, उसी अनुपात से हमारा करंट भी बढ़ रहा है। और इसी को अगर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं जिसको हम R कहते हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू आती है V/I = R। यही आपका ओम्स का सिद्धांत है, जिसमें R क्या होता है? आपका रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज को फ्लो नहीं करने देती है, उसको अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? तो रेजिस्टेंस जो होती है, तो यहाँ से ओम फ्लो क्या हो गया? V/I आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट oppose the फ्लो ऑफ चार्ज। किसी की कंडक्टिविटी, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस वो मटेरियल चालक या कुचालक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि 1 ओम क्या होगा? 1 ओम होगा जब आपके पास 1 वोल्ट की पोटेंशियल हो और उस सर्किट में 1 एम्पेयर का करंट जा रहा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो फिलहाल के लिए थियोरेटिकल पॉइंट यहीं पे हम रोक रहे हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट आपको देने के लिए, जितने भी हमारे ये लेक्चर्स होते हैं उनके जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए होते हैं तो उसके लिए आपको हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, पेशा IAS, ठीक है। ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको ये लेक्चर भी सिक्वेंस वाइज वहाँ आपको मिलता जाएगा आने वाले दिनों का, क्योंकि एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये सारे नोट्स भी मिलेंगे। UPPCS प्लस BPSC ये जो क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ UPSC EPFO इसका भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारे जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको ऐप पे ही मिलेगा, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए और इस बात को ज़्यादा से लोग पहुँचाइए कि वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और अ वेरी यूनिक वे ऑफ टीचिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ CL Sasar, the free and mains answer writing program under the guidance of CL Sasar IAS ऑफिसर। ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके जो दूर दराज एरिया में है आंसर राइटिंग के लिए IAS ऑफिसर द्वारा। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि
ये मिल सके हर उस बच्चे को जो कि नीडेड है। अलविदा, आपसे साइनिंग ऑफ, अनु सर, टेक केयर, बाय बाय।